तो अब बस 10 दिन बचे हैं। अगर अभी तक आपने हिसाब नहीं जोड़ा है तो मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है। हिसाब जोड़ लीजिए तुरंत, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तुरंत जोड़िए और देखिए कि क्या आपने टैक्स बचाने का हर रास्ता इस्तेमाल कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अब और देर न करें। आखिरी 2-3 दिन के इंतज़ार में बिल्कुल मत रहिएगा कि आखिरी दिन कर लेंगे, क्योंकि उस एक दिन किसी वजह से काम नहीं हो पाया तो फिर पछताने के अलावा कोई रास्ता हाथ में बचेगा नहीं। तो सबसे पहले तो अपने वो सारे खर्च ध्यान से देख लें जिन पर आप टैक्स में रियायत ले सकते हैं, यानी जो खर्च हैं आपके, यानी जिन पे आपको डिडक्शन मिल सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको सैलरी इनकम पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो अपने आप ही मिल जाना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ खर्च हैं जिन्हें दिखाकर आप टैक्स बचा सकते हैं, घटा सकते हैं, और फिर हो सकता है कि आपको सेक्शन 80CC में कोई और रियायत लेने की ज़रूरत ही न पड़े। सबसे पहले देख लें बच्चों की ट्यूशन फीस। 2 बच्चों तक की स्कूल फीस की रसीदें दिखाकर आप साल में 1.5 लाख रुपए तक की छूट अपनी कमाई में से पा सकते हैं, यानी इस रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आपको और किसी तरह की बचत करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये छूट सिर्फ फीस पर है, ट्यूशन फीस पर। आपकी स्कूल की रसीद में कोई डेवलपमेंट फीस, डोनेशन वगैरह लिखा हो तो वो इसमें काम नहीं आने वाला है। ये स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की किसी भी लेवल की फ़ीस हो सकती है। इसी तरह अगर आप होम लोन चुका रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट पर तो आपको अलग से छूट मिलती है, लेकिन मूलधन या प्रिंसिपल के भुगतान की रकम की छूट आप इसी तरह सेक्शन 80C में ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप रिटर्न के साथ लगा सकते हैं। जीवन बीमा यानी LIC की पॉलिसीज़ पर या कोई भी लाइफ पॉलिसीज़ जो आपने ले रखी हैं, टर्म पॉलिसी ले रखी हैं, उन पर भी आपको यही छूट मिलती है। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका भी हिसाब जोड़ लें। इसके अलावा आपकी तनख्वाह में से जो PF कटता है वो भी यहीं उसका हिसाब होता है, इसी 1.5 लाख रुपए में होता है। तो ये सारी रकम अब आप जोड़ लें, जितने खर्चे मैंने आपको बताए हैं, और ये जोड़कर अगर 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आपको और सिर दर्द की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इसके बाद गुंजाइश बचती है, मान लीजिए सब जोड़ के 1 लाख हुआ, तो आप 50,000 रुपये और इन्वेस्ट करके बाकी टैक्स बचा सकते हैं। तो वो टैक्स बचाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं ये देख लीजिए। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित माध्यम है इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर टैक्स बचाने का, लेकिन यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। इंश्योरेंस आपको सिर्फ अपना रिस्क कवर करने के लिए लेना चाहिए, और जब ले लिया तो भाई फिर उससे टैक्स छूट भी ले लीजिए, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस लेना कोई अच्छा विचार नहीं है। सेक्शन 80C की छूट लेने के कई रास्ते हैं। इनमें एक 5 साल की टैक्स सेवर FD होती है, फिक्स डिपॉजिट बैंक में, उस पर आपको छूट मिल जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है। म्यूचुअल फंड्स कई सारे ELSS चलाते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या NSC, राष्ट्रीय बचत पत्र जिसको कहते हैं, उसमें पैसा लगा के आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा बुज़ुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और सभी लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम है, जो अब आप जिन लोगों को PF जिनका नहीं कटता है, जिनकी पेंशन नहीं मिलती है, जिन लोगों की पेंशन नहीं बनती है, जो पेंशन वाली नौकरी में हैं उनको इस स्कीम की ज़रूरत नहीं समझ में आती है, लेकिन जिनको पेंशन नहीं मिलती है, अगर वो शुरू से नेशनल पेंशन स्कीम के सदस्य बन जाएं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और नौकरी के दौरान टैक्स बचाने का इंतज़ाम भी होगा। ये जितनी स्कीम्स मैंने आपको बताई, इनमें से NSC और PPF 2 ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें ये सुविधा मिलती है कि जिस साल आपको ज़रूरत हो, कमाई ज़्यादा हो, उस साल ज़्यादा रकम बचा लीजिए। जिस साल ज़रूरत ना हो, यानी कमाई कम हो, टैक्स बचाने की ज़रूरत न लग रही हो, तो फिर PPF में आप 100 रुपये डाल के छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है, और NSC मत लीजिए। जबकि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें यह सुविधा नहीं मिलेगी, उसमें आपको नियमित रूप से किस्त भरनी पड़ेगी, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, वरना आपकी पॉलिसी डूब जाएगी। कुछ सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं जो टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे लोग लेते हैं। वहाँ एक सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रीमियम के सिर्फ 10% हिस्से को कंसिडर किया जाता है टैक्स छूट के लिए। आपने अगर 2 लाख रुपए दिया है, उसमें से सिर्फ 20,000 रुपये यहाँ हिसाब में से कम होंगे, लगेगा 2 लाख रुपया।
इसलिए वो आप बहुत सोच विचार के उस पर अपना पैसा लगाइए। और जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप ये 1.5 लाख की लिमिट अपनी पूरी कर चुके हैं 80C की, इसके बावजूद आपको सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन के लिए 50,000 रुपये तक की छूट और मिल सकती है। तो आप 50,000 रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस पर छूट ले सकते हैं। इसी तरह जो मेडिकल इंश्योरेंस है, इसमें आप खुद के लिए और परिवार के लिए सालाना 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर अलग से छूट ले सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके माता पिता, तो उनके इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऊपर से आप ले सकते हैं। 25,000 अपना और परिवार का और 25,000 अपने पेरेंट्स का। और अगर आपके पेरेंट्स बुज़ुर्ग हैं यानी वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल से ऊपर की सीमा में आते हैं, तो ये सीमा 25 से बढ़कर 30,000 हो जाती है। अगर आप खुद भी बुज़ुर्ग हैं यानी वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके पेरेंट्स भी बुज़ुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो फिर ये लिमिट हो जाती है 60,000 रुपये कुल मिला के। और इसमें से 5,000 रुपये साल का आप जो चेकअप होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसको बोलते हैं, उसकी रसीद लगा के आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें से 5,000 रुपये कम करें, प्रीमियम न भरें, उसकी सिर्फ अपने हेल्थ चेकअप कराएं और बाकी पैसे प्रीमियम में भरें। इसकी छूट आप यहाँ से ले सकते हैं। इस सब को करने के लिए आपके पास बचे हैं मात्र 10 दिन। लेकिन अगले साल के लिए सावधान हो जाइए। अप्रैल के महीने में आपको अपने पूरे साल का हिसाब लगाना चाहिए। मार्च का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि साल के अंत में आखिरी 10 दिनों में करेंगे। फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए मैं आखिरी 10 दिन का फॉर्मूला बता रहा हूँ। बाकी लोगों को सलाह दूंगा कि अप्रैल के महीने में फिर एक बार बैठें, कागज़ कलम से हिसाब लगाएं और व्यवस्था कर लें अगले पूरे साल की, ताकि आखिरी 10 दिनों में आपको इस तरह का हिसाब लगाने की ज़रूरत न पड़े। धन्यवाद, नमस्कार।